हेलो एवरीवन, दिस इज मी तनीषा। सो गाइस, आज हम अपना साइंस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा आयनिक कंपाउंड का। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप चलो हम आज जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड होते क्या हैं। हमने कहा ये तो हमको पता ही है कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिकली जब भी हमारे दो एलिमेंट मिलकर एक न्यू चीज़ फॉर्म करते हैं, लेकिन कंपाउंड में एक कंडीशन होती है, वो जो एलिमेंट होने चाहिए वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। जब जो हमारा एक प्रोडक्ट में बनता है वो हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयन्स का मतलब पहले समझो कि आयनिक होता क्या है। हमने आयन्स को आयन पढ़े। आयन क्या होते हैं? हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स जो हमारे किसी भी एटम में प्रेजेंट है, हम उनको आयन्स का नाम दे देते हैं। अब देखो आयनिक कंपाउंड यहाँ पर होता क्या होगा, जरा अपना एक माइंड लगा के दिखाओ कि आयनिक कंपाउंड है जरूर आयन्स का कुछ एक्सचेंज, आयन से रिलेटेड ही है। इतना नाम से तो कोई भी बेसिकली सोचेगा तो ये पता चल जाएगा कि आयन से रिलेटेड ही कुछ बन रहा है, और वो क्या बन रहा है? एक कंपाउंड बन रहा है। तो यही चीज़ है यहाँ पर। आयनिक कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, एक सेकेंड, जब हमारा आयनिक कंपाउंड्स, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। किसके बीच होते हैं ये? मेटल और नॉन मेटल के बीच। जो हमारा ट्रांसफर होता है, शेयरिंग नहीं बोलना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल और नॉन मेटल के बीच जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ये बात ध्यान रखो कि ट्रांसफर कौन कर सकता है? ट्रांसफर हमारे हमेशा मेटल कर सकते हैं। मेटल की ये एक प्रॉपर्टी है कि मेटल्स को हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट्स कर सकते हैं, तो मेटल्स को क्या कहा जाएगा? हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटर। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो कौन करेंगे? मेटल करेंगे, क्योंकि जो नॉन मेटल है वो कभी भी ट्रांसफर या फिर डोनेट नहीं कर सकते। जो नॉन मेटल है उनकी एक प्रॉपर्टी जैसे मेटल की होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, ऐसी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो रिसीव करते हैं हमारे या फिर गेन करते हैं। जो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं हमारे मेटल्स, उनको जो हमारे नॉन मेटल है रिसीव करते हैं, गेन करते हैं। इसी जो ट्रांसफरिंग से हमारा एक बॉन्ड तैयार होता है, उसी को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं या आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरे को लग रहा है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो पहली बात इसके पॉइंट्स में याद करो, जो भी हमारा बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच हो रहा है वो हमारा आयनिक बॉन्ड है। और हमेशा क्या होगा? मेटल में, मेटल हमेशा हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स होते हैं और नॉन मेटल हमेशा हमारे रिसीवर होते हैं। जो भी हमारा मेटल जो भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दो कर रहा है, तो वो जितने भी डोनेट कर रहा है उसको वो किसी ना किसी नॉन मेटल को हमेशा दे रहा होगा। और इसी जो बॉन्डिंग से हमारे कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आई होप आपको अब तक यहाँ कर समझ आ गया होगा। अब ज़रा एग्जाम्पल्स देखो इसके। एग्जाम्पल्स में जैसे मेटल ले लो आप, Na यानी सोडियम। सोडियम हमारा मेटल है, सबको पता होगा सोडियम हमारा एक मेटल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, Kn ठीक है। सोडियम हमारा, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा 11 होता है। के शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2। सबको पता होगा, 10th में आ गए तो इतना तो सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। 2 आ गए, 11 में से 2 गए, 9 बचे। अब यहाँ पर कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 8। 11 में से 8 हमने यहाँ डाल दिए, सॉरी हाँ 11 में से हमने 8 यहाँ डाल दिए और 2 यहाँ डाल दिए। कितने हो गए टोटल? 10। लेकिन अभी हमारा कितना बचा? 1 हमारा बच रहा है। और आपको ये चीज़ तो पता होगी, जब भी जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स को हम जब देते हैं तो बहुत सारी एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी इंसान से कुछ ले रहे हैं, स्पेशली एटम्स में, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है ना, तो इसे बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। और अगर वो ले भी रहा है तो भी उसे एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये हमारा, जब भी हमारे 1 2 3 इतने एटम्स होते हैं ना, इतनी वैलेंसीज होती हैं, तो ज़्यादातर हमारे जो एटम्स है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें उतनी एनर्जी नहीं लगती जितनी उनको लेने में लग जाएगी। अगर सपोज करो किसी की 1 वैलेंसी है, अब इसको अपने शेल पूरा करने के लिए कितने की ज़रूरत है? 7 की ज़रूरत है। अब बताओ कोई 7 चीज़ें इसको देगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और आपने पढ़ा होगा कि एटम्स में जो होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्या 11 प्रोटॉन कितने हो गए? ये 7 और ऐड कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएंगे?
हमारे 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएंगे अगर ये अपने शेल में एक देने की बजाय 7 ले ले? नहीं संभाल पाएंगे, वो अब भी अनस्टेबल रह जाएगा। इसीलिए ये जो हमारा मेटल है, मैंने आपको बताया मेटल क्या होता है, डोनेटर होता है। तो यानी ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर शेल में बचा है, ये किसको डोनेट कर देगा? किसी भी अदर नॉन मेटल को डोनेट कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये किसको डोनेट करेगा। क्लोरीन ले लो आप जरा। क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। क्लोरीन की एटॉमिक वो निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। हाँ 17। चलो एलिमेंट याद है? हाँ मतलब मेरे को एकदम काउंट करना पड़ जाता है ना, नंबर वाइज याद नहीं है। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसको हम अगर अपने शेल्स में लगाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8 2 16 17 18 नहीं 7 आ जाएगा, क्योंकि हमारे टोटल 17 है ना, तो हमको इसमें एडजस्ट करना होता है। 2 मैक्सिमम 2 इसमें होते हैं, मैक्सिमम 8 इसमें होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर पूरे 8 नहीं हो रहे, 7 बच रहे, तो हम यहाँ पर 7 ही रखेंगे। तो क्या अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा 7? जैसे इसको 7 लेने में एनर्जी लग रही है, क्या इसको 7 देने में एनर्जी नहीं लगेगी? ऑब्वियसली सी बात है लगेगी। तो ये क्या करेगा, हमारे सोडियम के साथ ही अपनी साझेदारी बनाएगा, यानी इसके साथ ये जो भी करेगा अपना ट्रांसफर कर लेगा। ये इससे बोलेगा भाई तू देख मेरे को एक की ज़रूरत है तो तू मुझे दे देगा, तो तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। तो ये हमारा क्लोरीन क्या करेगा, हमारा जो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है वो क्लोरीन ले लेगा, इससे इसका जो यहाँ से ये 1 गायब हो जाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। यहाँ पर इसको एक मिल जाएगा तो इसकी भी कंप्लीट। दोनों क्या हो गए, अब स्टेबल हो गए, स्टेबल कंडीशन में आ गए दोनों। अब जो हमारा इससे कंपाउंड बनेगा NaCl, ये पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक दे दिया और इसने एक ले लिया। ये पॉजिटिव कैसे बना, देखो 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अब इसने प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे, लेकिन यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यानी यहाँ पर 10 वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर संख्या किसकी ज़्यादा है, पॉजिटिव वाले की, तो ये इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आ गया। यहाँ पर इसने इतने 17 प्रोटॉन थे, 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया, एक ले लिया, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन। इससे जो हमारा कंपाउंड मिलके बना वो बना NaCl। तो यही हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक मेटल के बीच में और एक नॉन मेटल के बीच में जो भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ उसी को हम आयनिक कंपाउंड का नाम दे देते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये जो कंपाउंड है, और भी एग्जांपल्स ले सकते हो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, MgCl, ये सारे जितने भी हैं ये सारे हमारे आयनिक बॉन्ड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं। इनके आप एग्जांपल लेके इनको आप खुद अपनी प्रैक्टिस में लेना। एक मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि हर चीज़ का रीज़न बताया है, आप इनको खुद बना के देखना कि आपको कितना समझ आया है, इससे आपकी और भी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज़। भाई हर चीज़ जो भी दुनिया में बनी है सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, सबका अपना अपना बिहेवियर है कि वो क्या किस जगह पे क्या बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा इसकी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, आपने सोचा है कभी इनका फिजिकल नेचर होता कैसा है? इनका जो फिजिकल नेचर होता है वो हार्ड मान लो या सॉलिड होते हैं ये हमारे, क्योंकि एक्चुअली में जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक कांटेक्ट बना है, तो यानी इनका जो हमारा फिजिकल नेचर है वो हार्ड माना जाएगा कि ये हार्ड है। लेकिन ये इतने भी हार्ड नहीं है मेटल्स जितने कि वो कुछ भी भारी चीज़ उठाने के काम आ जाए। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, अगर हम इन पे किसी भी तरीके का प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये ब्रिटल हो सकते हैं। अगर हम इन पे किसी भी तरीके का प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये ब्रिटल यानी टूट सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ये मेटल्स नहीं हैं, ये मेटल और नॉन मेटल से बन के बने हैं। ये खाली ना तो मेटल्स में काउंट होंगे ना ही नॉन मेटल्स में काउंट होंगे। इसलिए जो इनकी फिजिकल नेचर है वो बेशक से हार्ड माना जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है मेटल्स के जितना, उनसे कम है। अगर हम इन पर प्रेशर किसी भी तरीके का प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये ब्रिटल हो सकते हैं। ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरी आती है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है। अब
अब जब अगर ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, यानी इनके बीच में जो भी इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक जो है सोडियम ने पूरी तरीके से इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इनके बीच में जो इनकी जो साझेदारी हुई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इसलिए अब जब कोई भी चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको हमको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई चीज़ बहुत कठोर है उसको हमको तोड़ने के लिए तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनको अलग करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो किस फॉर्म में? इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इससे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का स्टोर इनर आयनिक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। थर्ड है इनकी सॉल्युबिलिटी की, ये किस किस में घुलनशील है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? किस किस में मिक्स हो सकते हैं, किस किस में सॉल्यूबल हो सकते हैं। ये जो हमारे आयनिक कंपाउंड है ये सिर्फ वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता। लेकिन अगर हम जैसे कैरोसिन, पेट्रोल वगैरह को ले लेंगे, ये एक टाइप के ऑयल्स में आ जाएंगे, यानी इनका जो बॉन्ड होता है ना वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है? ये इनकी शेयरिंग होती है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ये इनके साथ मिक्स नहीं हो पाते। ट्रांसफ़र और शेयरिंग कैसे मिक्स हो जाएंगे? दोनों अलग अलग चीज़ हैं। कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र होता है और कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। ये आपको पता चल गया। सॉल्युबिलिटी, ये सिर्फ वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, ऑयल्स टाइप में नहीं होते क्योंकि इनका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब लास्ट है हमारी इनकी कंडक्टिविटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट कर देते हैं इनके मोल्टन स्टेट में। अब मोल्टन स्टेट क्या होता है? लिक्विड में। ये थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में लिख दिया। मोल्टन स्टेट सिंपल है अपना, ये किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी तब पास कर सकते हैं जब ये लिक्विड अवस्था में हो, यानी मोल्टन स्टेट में हो। अगर ये सोचो सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की जगह नहीं मिलेगी, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत रिजिड हो जाता है, इसलिए ये सॉलिड्स में मूव ही नहीं कर पाते। आपने देखा है, आप इसको अगर मैं ऐसे मारूँ तो कर जाएगा, ये नहीं टूटेगा ना। इनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो इनके पार्टिकल्स है ना वो मूव करने में इनको बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में आते हैं उनका जो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, जिससे वो अपनी जगह से हिलने डुलने में आसानी होती है। इसलिए जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको वो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं उनकी मोल्टन स्टेट में। सो आई होप ये था हमारा आयनिक कंपाउंड का टॉपिक, बहुत इजी सा था। इसको आपको याद रखना है कि ट्रांसफ़र होता है इसमें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ही मिस्टेक हो जाती है शेयरिंग और ट्रांसफ़र में, ठीक है। और ये थी हमारी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना भाई।